आज आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूनिट 10 आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ, जो ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। मेरी तिब्बत यात्रा। ये सन 1937 में लिखा गया था। ये एक यात्रा वृतांत है जो 5 खंडों में विभक्त है। मेरी तिब्बत यात्रा जो है उसके 5 खंड है। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है सख्य की ओर, चौथा है जेनम की ओर, पांचवा है नेपाल की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा जो 5 खंडों में विभक्त है, इस 5 खंडों के नाम हमको याद भी करने होंगे, क्योंकि ये पहले भी एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके थे। इनको क्रम से लगाना था हमें। मेरी तिब्बत यात्रा जो 1937 में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राहुल सांकृत्यायन नाम से याद करना। सांकृत्यायन है तो सात से फिर आप याद कर सकते हैं कि 1937 में लिखा गया था। 1937 तो इसका सन होगा। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। ये खंडों के क्रम जो क्रम से पूछे जाते हैं। इसका पहला अक्षर है ल, ज, फिर ज, न, तो इसको मैंने एक याद करने की आपको ट्रिक बता देती हूँ। इसको आपको जल्दी याद हो जाएगा। लीची सहजन आ रहा है तो आप याद कर लो। लीची साजन खाता है। इससे ऐसे याद हो जाएगा कि पहला ये लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है सख्य की ओर, जैसे जेनम की ओर, न से नेपाल की ओर। ये 5 खंडों के नाम हो जाएंगे। अगला इसकी भूमिका है और मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ये यात्रा वृतांत सन 1937 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सख्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर और लहासा की ओर। यात्रा के अंतिम दो अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट कथन पूछ सकता है कि किससे ये पंक्ति ली गई है। तो ये मेरी तिब्बत यात्रा से पंक्ति ली गई है। और इसके प्रमुख उदाहरण जो है प्रमुख रूप से एग्जाम में आते भी हैं, हमारे नेट के एग्जाम में। क्लिमपोर्ट से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसके लिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लहासा में 2 महीने 11 दिन रहे थे राहुल सांकृत्यायन। इस बीच में विनय पीटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उसी भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमयालंकार टीका और वादन्यायी टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। ये प्रमुख उदाहरण है। ऐसे देखे पूछ सकते हैं कि ये मतलब किस यात्रा वृतांत से लिया गया या फिर ये किसकी लेखक है। तो इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। हाँ, तो फेनबो पुराना फन युद्ध की यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरा एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेनबो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा। रावण की लंका में विभीषण के सामने दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित सरबा
तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ देकर गवाही देना पड़ी कि शरबा करने के बाद जरूर नरक में गया होगा। यानी कि तिब्बत के थोड़े ऐसे यूँ नाम भी याद कर लो कि ये ऐसा मेरी तिब्बत यात्रा से आएगा। राहुल संकृत्यायन का पूछ ले ये पंक्ति देखे कि ये किस विधा से ली गई, तो ये यात्रा वृत्तांत विधा से ली गई और मेरी तिब्बत यात्रा से। ये ऐसे शहर ऐसे चीनी नाम है कुछ, तो आप इजीली पहचान लोगे। ये इसको याद करने की ट्रिक है। अगला है रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है गोला, यही इस जोत का नाम है कि ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुंदर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्र पर्वत शिखर थे जो तिब्बत देश को सहस्त्र शीर्ष पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उक्तिया में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फन युज हित का देश है। निर्माता रोड से तोन शाक्य घरियल में छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चौड़खफा 1357 से 1419 ईस्वी के महान विद्वान शिष्य मखसप्रू 1385 से 1432 ईस्वी के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, और जिसमें मुख्य एकांत में निष्ठा रखना, धर्म का मन में ख्याल रखना, मूल दृष्टि से अनात्मवाद आदि को चित्त में रखना आदि है। थोड़ी देर बाद मैत्रेयी देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। भीतर 2 स्तूप बुद्ध तथा मैत्रेयी की मूर्तियाँ। अब फूपा नाम के किसी विद्वान का नाम बहुत से पुस्तकों में देखा गया है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसमें भी स्तूपों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसा ही पुस्तकों की छड़ियों दीवार के सहारे जोड़ी हुई। कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े खा भी रहे हैं, पर कीड़ों को खाकर खत्म करने में अभी शताब्दियां लगेंगी। इस समय कीड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी मालूम नहीं होता। यह इस तरह नहीं रखी गई है कि उनमें से कोई पुस्तक निकली जा सके। मैं सोच रहा था कि बौद्ध देश के पुराने मठों में किए इन पुस्तकों का कभी उद्धार होगा। ये भी राहुल संकृत्यायन ने लिखी है, और ये मेरी तिब्बत यात्रा से लिखी गई पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ देखे पूछ सकते कुछ पन्ने तो कीड़े भी खा रहे हैं, तो फिर किसकी आपको राहुल संकृत्यायन से मिलाना होगा। जब वहाँ पे मेरी तिब्बत यात्रा वाला आएगा, उस यात्रा वृत्तांत से है। अगला कथन है प्रमुख। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छूसुर से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला जोत से हुआ था। बरसात में छूबोरी, ये ऐसे अजीब नाम है, छूबोरी खमवाला। ये केवल आपके पूरे हिंदी साहित्य के नेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मेरी तिब्बत यात्रा और राहुल संकृत्यायन के वहीं से आएगा, तो आपको पहचान लेना है। के दास का छक सम काट बंद हो जाता है, क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काट का चौकार डोंगा नहीं लगाया जा सकता। छुबोरी पहाड़ को उसे पार देखा जा सकता है। यह खास भारत से आया यह पहाड़ है, ऐसा सभी गोट वासियों का विश्वास है, और हम भारतीयों को भी देशभक्तों के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत पर इस परिक्रमा
इस तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। अपने ही उन्होंने घोड़ों को खड़ा कर दिया और कहाँ से आते हैं, किस काम से गए हैं, पूछा। पहले वे हिंदी ही बोलते रहे। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही थी कि कहाँ यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों को पार करने की हिम्मत कर रहा है, और कहाँ हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं, उनके पास 2500 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयाँ सुनने के बराबर नहीं की जा सकती। बेल साहब को तिब्बत वो बेल लुनछेन कहते हैं। लुनछेन भाट शासक दलाई लामा, ये भी तिब्बत का एक शासक है, के बाद दूसरे पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के बाद एक बार तिब्बत और लहासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को ना देख सके, इसका अफसोस जरूर होगा। दक्षिण के मंदिर में दीवारों पर तरह तरह के मंडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर है। बुद्ध की मूर्तियों में जीवन पहनने का पहले वही ढंग है जो बर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। ये इस मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ प्रमुख पंक्तियाँ थी जो एग्जाम में मिलान चिन्ह के में पूछी भी जा सकती है, और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं थी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं खास आपको। पहले वो इसके 5 खंड थे तो उसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बता दी थी। विशेष महत्व की पुस्तक यह है वाद न्याय, वाद रहस्य, अभिधर्म कोश, अमूल अपूर्ण, सुभाषित, रत्न कोश, भीमार्जुन सोम, अमर कोश, कामधेनु टीका, न्याय बिंदु, अनुटीका, धर्मोत्तर की टीका पर दुर्भक मिश्र कृत हेतु बिंदु अनुटीका, धर्म कर दत्त की टीका पर दुर्वेग मिश्र कृत प्रतिमोक्ष सूत्र, लोकोत्तरवादी मध्यांत विभंग भाष्य, अभिधर्म समुच्चय भाष्य। ये इनकी मतलब पुस्तक है राहुल संडकन की। वाद न्याय, वाद रहस्य, अभिधर्म को, सुभाषित, रत्न कोश, अमर कोश, कामधेनु, न्याय बिंदु, अनुटीका। मैं एक बार आपको शुरू से रिवाइज करा देती हूँ। ये मेरी तिब्बत यात्रा, इसका मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। ये 5 नाम की कि लीची, शाचन का दलासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सके की ओर, चेलम की ओर, नेपाल की ओर। और फिर ये मैंने इनका वो प्रकाशित सन सुनाया था। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं मुझे, फिर आगे बता देती हूँ। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय निकले थे, एक तो सरस्वती और एक प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। और इनमें याद करने की ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। एक तो विनय पिटक और एक विज्ञप्ति, और दूसरा 1-2 संस्कृत ग्रंथ हैं, एक तो अभिसमय अलंकार और वादनीय टीका, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और फिर जब मेरी तिब्बत यात्रा की जो कुछ पंक्ति पूछ ले यहाँ से, तो यहाँ पर आपको ये याद करना, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। मोस्ट ये फेम वो ऐसा कुछ आएगा। फिर ये सर्पा मंत्र, अगर दी पंक्ति पूछ ले तो आपको मिला देना है। तो राहुल संकृति नहीं, मेरी तिब्बत यात्रा। और यहाँ पे ये फन यूज, ये छन चाड़, ये सैतोन साक्य, ये ऐसे कुछ आएंगे तो आपको समझ लेना है कि ये वही हो गया। एक पाषाण स्तंभ का याद कर लेना। 2 स्तूप आए तो यही है। ये छू बोरी आ रहा है यहाँ पे कुछ। इसी तरह यहाँ पर ये समाप्त होता है। और ये पुस्तक का नाम 1-2 बार आप रीड कर लेना। चाहो तो मैं इनको भी याद करने की थोड़ी ट्रिक्स बता देती हूँ, अगर दी नेक्स्ट बार एग्ज़ाम में पूछ ले तो।
इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ये एक विशेष पुस्तक है राहुल शंकर द्वारा। इनको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। वाद की न्याय का रहस्य भी धर्म, यहाँ से धर्म, वाद के न्याय का रहस्य भी धर्म से सुशोभित होकर हमारे कामधेनु न्याय की तरह टीका बन गया। वह मोक्ष को मध्य में ही प्राप्त कर लिया। ये इनकी प्रमुख पुस्तक का है, मैं बता रही हूँ जो। वाद न्याय, अब मैंने ट्रिक बता दी थी। वाद न्याय, वाद रहस्य, अभिधर्म कोश, अमूल, अपूर्ण, सुभाषित, रत्नकोश, भीमार्जुन सो, अमर कोश, कामधेनु, न्याय बिंदु, टीका, हेतु बिंदु, अनुटीका, प्रतिमोक्ष सूत्र, मध्यांत विभंग भाष्य, अभिधर्म समुच्चय भाष्य। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये पेपर है 18 जून 2024 का। ये पेपर में भी आया था। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें मैंने आपको अच्छे से याद करके बताया था। पहला है ए था सैक्य की ओर, दूसरा जेनम की ओर, तीसरा चाड़ की ओर, फिर डी नेपाल की ओर, फिर ई लहासा से उत्तर की ओर। तो इसको मैंने आपको कितना अच्छे से याद करके बताया भी था उस समय में कि लीची साजन खाता है। तो इससे आपको याद करना था। पहला खंड आएगा लीची, तो पहले ले वाला देख लो। लासा से उत्तर की ओर यहाँ पे है तो यहाँ मिला लो ले च, फिर चाड़ की ओर, फिर तीसरा सख्य की ओर, फिर साजन जैसे जेनम की ओर, फिर न, तो न से नेपाल की ओर। ये मेरा एक क्वेश्चन ही बताया हुआ था जो एग्ज़ाम में आया। ये मेरे को किसी स्टूडेंट ने पेपर शेयर करा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने भी ऐसा मिलाया है सेम। इसी के साथ ही ये आज का लेसन यहाँ पर समाप्त होता है।